नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर क्लास 6 to 12 जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जो महेश वर्णवाल सर जो खुद एक आईपीएस हैं उनके द्वारा लिखी गई वन ऑफ द मोस्ट जीएस की ऑनलाइनर किताब है। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस किताब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस किताब की अपडेट 2024 की लेटेस्ट संस्करण के साथ मैं पूरे किताब का सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ। हिस्ट्री का मैंने करा रखा है, इसी चैनल पर मिलेगा। आपको अभी पॉलिटी करवा रहा हूँ। 1 से 2 या मैक्सिमम 3 एपिसोड यानी वीडियो में एक विषय को मैं कवर करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हुए। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। आप आगामी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हो, टीआरई 4 या बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी, एसएससी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस दरोगा या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस की बात करी जा रही है, तो उसके लिए ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है। तो चलिए भारत की राज व्यवस्था का ये पहला एपिसोड शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये किताब को जब आप खोलेंगे तो पहला जो पेज है वो भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का, वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा भारत है उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, थोड़ी ये चीज़ें आपको ऊट पटांग टाइप की लग सकती है जो नए बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि ये चीज़ें हिस्ट्री से मैच खाती है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस किताब के अकॉर्डिंग? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में करी गई थी। अब आपके दिमाग में ये सब सवाल जरूर आएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो जब अंग्रेज भारत पे शासन करना शुरू करते हैं तो वहां से शुरू होती है इसकी कहानी। तो जैसे जैसे अंग्रेज शासन करने के लिए रूल्स बनाते गए, वही हमारे संविधान के विकास का एक संवैधानिक ढांचा बनता चला गया और अंत में भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, जिसका लगभग 80% भाग डायरेक्टली हमारे संविधान में स्थापित है आज भी। तो ये जो दौर रहा वो इस चीज को दिखाता है और उसे पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी इसके कुछ भाग को पढ़ते हैं। तो पहला जो एक्ट आया था 1773 में, वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसकी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में करी गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित ये प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। पॉलिटी में जो आप पढ़ते अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है वो मूलतः यहीं से लिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में भारत का संवैधानिक विकास का पूरा स्वरूप इन्होंने दिया है इस किताब में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813, फिर चार्टर एक्ट 33, फिर 53। तो 73, 84, 93, उसके बाद 1813, 33, 53। तो यहाँ आप देखेंगे 1700 के अकॉर्डिंग 3 एक्ट आए। ये वाला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793। तो 73, 84, 93 और चार्टर एक्ट यहाँ से जो शुरू हुई 3 कहानी, ये 1813, 1833, 53। तो 13, 33, 53, 3, 3, 3, 3 यहाँ पर है। इसके बाद क्या हुआ? 1853 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो खत्म हो गया और 1857 की क्रांति होने के कारण 1858 से जो भारत पर रूलिंग सिस्टम था उसको कंट्रोल करने लगा ब्रिटेन का संसद। तो ब्रिटेन के राजा डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल कर रहा है, ब्रिटिश राजा कर रहा है। तो बेसिकली उसके अंतर्गत जो जो
एक्ट आए वो यहाँ पर है एक साइड, भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, यहाँ पे 3, उसके बाद 1909, 1919, 1935, 3 ये। तो इस तरह से अगर आप ग्रुप वाइज याद रखते हैं तो आपको इजीली याद रहेगा। फिर अंतिम में निकला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उम्मीद यहाँ पर एक बॉक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो ये जो किताब है ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण किताब है, इतना महत्वपूर्ण इसमें कंटेंट है कि मैं इसकी जितनी भी बात करूँ कम ही है, इसीलिए मैंने सीधे पढ़ाई शुरू कर दी। चलिए नीचे इन्होंने दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं ऊपर क्या कुछ इस पेज में है। चलिए आगे है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख। दोस्त अभी भी जो हमारे यहाँ के संसद होते हैं प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद होते हैं और लगभग 1 लाख प्लस पे विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा करी गई थी। तो चलिए एक बॉक्स में दिया हुआ है अंतरिम सरकार जो बनी थी, देखिए जिसको आप प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं, जो वर्ष 1946 में बनी थी। प्रोविजनल का मतलब कि ये कंफर्म नहीं है, अभी इसको अपॉइंट किया गया है, अगर सब कुछ सही रहा तो इसे ही परमानेंट किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप इंटर पास करते हैं तो आपको एक मार्कशीट के साथ साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है और फिर 1 या 2 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट देता है, मूल प्रमाण पत्र जिसे आप आम भाषा में कहते हैं, वो मिलता है। तो फिर प्रोविजनल की बात खत्म हो जाती है। प्रोविजनल तभी तक वैलिड है जब तक मेन गवर्नमेंट या मेन प्रमाण पत्र नहीं आ गया। तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसमें सदस्य जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले, ये राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले के अध्यक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हेड हुए। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, जॉन मथाई उद्योग, जगजीवन राम श्रम, सरदार वल्लभ सिंह रक्षा। देखिए ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कि अंतरिम गवर्नमेंट में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। तो ये कंटेंट इतना जबरदस्त है, यहीं से सवाल देखने को मिलते हैं। लियाकत अली खान वित्त, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। ठीक है, ये प्रोविजनल है, जब फाइनली गवर्नमेंट बनेगी तो वही शिक्षा जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले पेज के अगला कंटेंट में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव ने तैयार किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 1946 में। देखिए ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव थे। भारतीय संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? वर्तमान रूप में जो राष्ट्रध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया।
भारत का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को 10%। उसके बाद पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को 100%। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति में स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 नवंबर 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो इस बॉक्स से भी 3-4 सवाल निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष, एक सवाल यहां से चिपका ही देता है एग्जामिनर आपको। तो चलिए देखते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भी संघीय संविधान संघीय समिति कोई भी आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा समिति, प्रांत यानी प्रांत को साथ करने की बात जब भी आएगी तो सरदार पटेल का ही नाम आएगा। प्रारूप यानी ड्राफ्ट का बात जब भी आएगा यानी लिखने की बात आएगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सारे ड्राफ्ट को लिखा। देखिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग भूल करते कि भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, प्रारूप समिति, जब जैसे मान लीजिए ये संघ शक्ति, तो संघ शक्ति की पूरी फेनोमिना तैयार किसने किया होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके टीम ने। और ये पूरा रिपोर्ट तैयार होने के बाद बहस हो गई होगी, और बहस के बाद कहाँ आया? भीमराव अंबेडकर के पास, और इन्होंने एक ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट का मतलब हुआ एक लेयर में सजा करके एक साथ एक जगह लिख देना। तो ये काम हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करा है। ठीक है, संविधान बनाने में सब लोगों का अहम भूमिका है, लेकिन चूंकि ड्राफ्ट कर एक साथ लिखने की भूमिका में भीमराव अंबेडकर की समिति थी, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। वो भी इनके साथ और भी लोग थे, ये उसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति जो थी वो सरदार पटेल की कंट्रोल में थी। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति यानी संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। देखिए, भीमराव अंबेडकर उनके अध्यक्ष थे, इनके साथ 6 और लोग थे, कुल 7 लोग थे। कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इसके स्थान पर एन माधव राव आए, इनकी मृत्यु हो गई। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। और ये 2 लोगों की मृत्यु हुई, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी। उसके बाद तीसरे थे बी एम मित्रा, इनकी, ठीक है, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आया, यानी बी एम मित्रा साहब की मृत्यु हो गई और डीपी खेतान की मृत्यु होगी। उसके बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी.आर. अंबेडकर को की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947-50 में। अच्छा, पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी से नियुक्त हुए थे और बंगाल के उस क्षेत्र से नियुक्त हुए जो बाद में चला गया, है ना, कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। तो फिर ये बम्बई प्रेसिडेंसी से नियुक्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे नीचे है, भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा, चलिए दूसरा जो टॉपिक है वो है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। यानी कहा जाता है कि हमारा संविधान कई देशों के संविधान की कॉपीराइट है, तो ऐसा नहीं है। कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रावधान को बनाया। देखिए ऐसा होता है, जैसे आप, मैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में जब आगे चलता है तो जो व्यक्ति आगे गया हुआ है उसकी चीज़ों को, उसके विचारों को समझता है ताकि उनको जाने में आसानी हो।
तो विभिन्न देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमें एज इट इज पता चला कि हमें क्या चाहिए। फिर सबके रूल्स पढ़ने के बाद हम अपनी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग संविधान को बनाया। चलिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखने वाला देश है, तो यूं ही नहीं हो जाता ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इस पेज के अंतर्गत। मजा आ रहा है दोस्त? मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और कम से कम अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। और अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस पूरे किताब का वीडियो करा दूं, आपको बार बार किताब खरीदने नहीं पड़े। मैं आपका भाई, आपका दोस्त इस किताब को खरीदकर आपके लिए करवा रहा हूं। 2024 अपडेट है, बाकी आपके पास ये बुक होगी भी तो पुरानी होगी, तो एक बार जरूर इसको देख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वापस टॉपिक पे लौटते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से है, यानी डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में ही बना। खलबली मच गया था उस टाइम कि ये कैसा बात हुआ। उसके बाद हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लेके बैठा हुआ है। चलिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वाइमर संविधान से, यानी जर्मन देश के संविधान से अभिप्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ही स्लाइड में ये दिया हुआ है, चलिए ऊपर भी एक दो बातें हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, जिसमें से 7 पहले थे, अब एक हट गया, 6 अभी आपके पास मूल अधिकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही स्लाइड में देखिए, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। देश इधर है और प्रावधान इधर है। तो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या इस देश के संविधान से हम लोगों ने लिया? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग यहीं से आया है। मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से आया है। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ से आया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यहाँ से आई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रोसेस यहाँ से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रोसेसिंग यहाँ से है। जनहित याचिका PIL यहाँ से है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू सिस्टम यहाँ से है। उपराष्ट्रपति का पद आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से है। तो बहुत कुछ अमेरिका से है। चलिए दूसरा देश है ब्रिटेन। दूसरा देश क्या है दोस्त? ब्रिटेन। विधि का शासन सबसे इंपॉर्टेंट, संसदीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण, सर्वाधिक मत,
विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास की जो भी पावर है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, तीसरा देश दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। चौथा देश है कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से लिया है। शक्तियों का वितरण तथा अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन की शक्ति और संघात्मक विशेषता, ये सारी व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ज्यादातर ये पूछता है संघीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला देश है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। अगला देश है आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था इस देश से ली गई है। फ्रांस, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से तीनों वर्ड लाया गया था। रशिया से आप मूल कर्तव्य हम लोगों ने लाया, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की आदर्श बातें हमने रशिया से उठाया। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि इमरजेंसी सिस्टम को हमने जर्मन से लिया। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नीचे एक लाइन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलिए लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो ब्रिटेन है, यूके जिसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, यहाँ लिखित संविधान नहीं है। ये काफी सोचनीय बात है। जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्म मरण, इन पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके कोई लिखित साक्ष्य या रूल्स नहीं है। साक्ष्य तो है, होते रहे हैं, परंपराओं से चलती आ रही है। सब शादी होता है तो भोज करते हैं, विवाह में लोग भोज देते हैं, कोई मर जाता है तो लोग भोज करते हैं। कोई इसका एक प्रॉपर रूल्स नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। हाँ, लेकिन परंपराओं के द्वारा चली आ रही व्यवस्थाओं को हम लोग अपनाते हैं। उसी तरह यूके में है, यूके के पास कोई लिखित संविधान नहीं है। दुनिया का पहला संविधान वाला देश है अमेरिका, जो लिखित रूप में आया, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रखने वाला देश है। चलिए तीसरा टॉपिक लेते हैं, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूं कि जब भी आप को एग्जाम देंगे ना, तो अगर आपको भाग क्लियर है कि कौन से भाग कहाँ है, तो शायद आप एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि कौन सी आर्टिकल कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए कैसे, देखिए जैसे आपसे सवाल पूछ दिया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का मिलन, है ना, इन चीजों के बारे में। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता 5 से 11, तीसरा जो भाग है वो मूल अधिकार है जिसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद है, चौथा भाग है जिसमें टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और इसके लिए आर्टिकल है 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। ये देखिए इधर है, तो चूंकि पेज बड़ा है तो जूम करने पे थोड़ा ये हो जाएगा, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए भाग 4 का क, मूल कर्तव्य। देखिए जैसे क ख आए, ये बाद में जोड़ा गया है, ये आपको पता ही। 51 का क है ना, क ख होगा तो बाद में ही जोड़ा गया है। संघ यूनियन जो कि सबसे बड़ा भाग है 52 से 151, उसके बाद 6 है राज्य स्टेट 152 से 237, उसके बाद 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त यानी कि डिलीट हो गया है। तो 238 जो है वो डिलीट हो गया है, यानी भाग 7 डिलीटेड है। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। अच्छा आप कहेंगे ये क्या डिलीटेड है, देखिए पहले जो राज्य हुआ करता था वो 4 कैटेगरी में था, A B C D। तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में आया, जिसमें से वो सब हटा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गया था फजल अली आयोग की अध्यक्षता के कारण। तो वो बात का विषय है। तो जो एक B C D है वो खत्म हो गया था।
9 में है पंचायत, उसके बाद 9 के क में है नगर पालिका, जो दोनों वैरी करता है अनुच्छेद 243 को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 के ख में सहकारी समिति, यह भी वैरी करता है 243 में। और 10 अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके लिए बस एक ही आर्टिकल है 44 का क, यानी 2 आर्टिकल है। 11 भाग 11 संघ और उसके राज्य में संबंध है, बताता है 245 से 263 के बीच। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, 264 से 300। अब जैसे मान लीजिए वित्त संपत्ति संविदा, जैसे कह आपसे सवाल पूछ दे कि वित्त आयोग की स्थापना या वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में। अब अगर आपको इतना पता है कि भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 के बीच वित्त आयोग है, और आपको ऑप्शन दे दे 245, 263, 280 और 301, तो आपने देखा 280 इन दोनों के बीच में आ रहा, तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस चार्ट को जरूर दिमाग में रखिए। भाग 13 राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो जो यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात है हो जा रही है, वो इन्हीं भाग्यों में है, 308 से 323 के बीच। उसके बाद है ट्राइब्यूनल, जो बाद में जोड़ा गया, अधिकरण 14A, यानी भाग 14 का ए है, तो यहाँ 323 का क हो गया और 323 का ख। फिर आया भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329। फिर भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अंगल भारतीय समुदाय के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 के बीच है। उसके बाद भाग 17 में आपका राजभाषा है, 343 से 351। हमारे राजभाषा से सवाल पूछ रहा है और आपको इतना पता है कि भाग नंबर 17 में 343 से 351 के बीच है, तो आप आसानी से जवाब खोज सकते हैं। आपातकालीन उपबंध की चर्चा भाग 18 में है, 352 से 356, 52, 356 और 360, ये 3 आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। उसके बाद 19 में है प्रकीर्णन, मिसलेनियस, यानी कि इसमें कई सारी बात करी गई है, मिसलेनियस है, मिला जुला हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी बात है। उसके बाद भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन, जिसके लिए मात्र एक ही आर्टिकल है, 368। उसके बाद भाग 21 में है अस्थायी प्रबंध, जो 369 से 392 में है, और इसी में था 370 जो जम्मू कश्मीर के विषय से संबंधित था, उसको हटाया गया क्योंकि ये अस्थायी प्रबंध है। उसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, ये सारी चीज़ें हैं कि संविधान का नाम क्या होगा, भाषा क्या होगी, क्या स्थिति होगी, इसके लिए 393 से 395 तक आर्टिकल लगाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है ना, तो ये तो ऊपर हमने देखा ही। तो इस तरह से कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का चौथा टॉपिक। और वो जो टॉपिक है हमारा चौथा, वो क्या है भारतीय संविधान में अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो शेड्यूल्स समझते हैं, अनुसूचियां। देखिए अनुसूचियों पे काफ़ी भ्रम रहता है छात्रों का, जो नए नए बच्चे होते हैं खास करके उनका, कि ये क्या है। देखिए अनुसूचियां क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आज़ादी के बाद संविधान जब लागू हुआ तो 8 अनुसूची थे, अभी हमारे पास 12 अनुसूची है। देखिए दोस्त, संविधान एक ऐसा किताब है जिसमें स्ट्रक्चर्स हैं। यूँ समझिए कि संविधान हमारा गाड़ी का चेचिस है, फिर उस चेचिस पे हम जिस तरह का स्ट्रक्चर बना के ट्रक ट्रॉली बनाते हैं। अगर संविधान में सब कुछ लिख देंगे तो संविधान इतना मोटा हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनुसूचियां, देखिए अनुसूचियां वैसे इंडेक्स यानी सूचियां जो डिटेल जानकारी देती है वो अलग से रखा गया एक छोटा सा। तो उसमें जैसे कि भारत, पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का यूनियन होगा, है ना। तो यूनियन होगा तो राज्यों का यूनियन होगा, तो कौन राज्य है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, उसका भूभाग का आकार क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, इन तमाम जानकारी 2800 राज्य का अगर आप संविधान में लिखेंगे तो किताब बहुत मोटा हो जाएगा। इसलिए एक अनुसूची अलग से जोड़ दिया गया कि देखिए भैया, भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन राज्य हैं, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति, हर एक चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप अनुसूची में जाके पढ़िए, पहली अनुसूची में। ओके बात, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, और जो पहले से पढ़े हैं वो तो समझे ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला
पॉइंट। भारत का मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, वर्तमान में है 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। चलिए, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो दोस्तों, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने करी थी। तो उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ दिया। 8 तो पहले से थी, एक इन्होंने जोड़ दी 9वीं, फिर बाद में 10वीं हुई, फिर 11वीं हुई, फिर 12वीं हुई, टोटल 12 है। अगला टॉपिक, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। चलिए, तो हमारे इस किताब में, मतलब महेश बंडवाल सर के इस किताब में सारी अनुसूचियां एक साथ दी गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अनुसूची, संबंधित विषय, अनुच्छेद तीनों दिया हुआ है। तो थोड़ा इसको जूम इन करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। चलिए, क्या है? पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, उनके नाम एवं उनकी सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रफल, हर चीज दिया है। और इसके संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 के बीच। देखिए, यहाँ सारा अनुच्छेद है, वही अनुच्छेद की बात करी गई जिसमें बहुत डिटेल्स की जरूरत है, उसे ही हम अनुसूचियों में डाले हैं। दूसरी अनुसूची में जितने भी पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषद, CGI, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब चीजों की बात करी गई। देखिए कितना होशियार है। पहली अनुसूची में ये बताया कि भारत कौन है, यानी भारत की सीमाएं, देश कैसा है, कहाँ है, क्या राज्य है। दूसरे में बता रहा है कि इसके ऑफिसर्स की पेंशन्स वगैरह कौन होंगे, भत्ते वत्ते। अब इन सब की चर्चा के लिए आर्टिकल कोड इधर हो रहा है। तीसरी अनुसूची में बात करी गई है शपथ की, प्रतिज्ञा की। तो पहली वाले में क्षेत्रफल, राज्य बताया, दूसरे वाले में आपकी कैश पेमेंट की बात हुई, तीसरी बार में कहा शपथ ले लीजिए, अब पैसा ले लिए, शपथ ले लीजिए। चौथी अनुसूची कह रहा है राज्य और संघ राज्य के लिए राज्यसभा में स्थायी सीट। तो चौथी अनुसूची में जाकर के सीट की चर्चा हो रही है। तो पहले ही लोग पैसा लेते हैं, फिर शपथ लेते हैं, फिर सीट पर बैठते हैं। तो ये 3 बड़ी बात है ना। तो 3 काम करते हैं। पहली अनुसूची में बताते हैं कि मेरा घर कैसा है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो बहुत चौथे अनुसूची के बाद 5वें में कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST का प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया इन्होंने कि संघ सूची पर विषय केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों। 8वीं अनुसूची में इन्होंने भाषा के बारे में बताया। तो आज़ादी के समय और संविधान लागू होने के समय 8वीं तक था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया, जमींदारी व्यवस्था को हटाया गया। 10वीं में दल बदल लाया गया कि कोई भी दल जीता हुआ संसद या विधानसभा के सदस्य, विधायक दल नहीं बदल सकते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत की बात करी गई और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात करी गई। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान सभा में भाषाओं का, संविधान में खास करके। आगे बढ़ते हैं और 5वां टॉपिक लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषता, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए, तो फीचर्स देख लेते हैं हमारे संविधान की, क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसा है हमारा देश का संविधान, किस किस विशेषता से प्रेरित है। चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, द स्टेट ऑफ यूनियन, राज्यों का यूनियन होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक है, यानी संसदीय व्यवस्था है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था यानी संसदीय व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका यानी जो कानून बनाती है यानी संसद, उसका कार्यपालिका यानी DM, SP, दरोगा, कलेक्टर पर कंट्रोल रहता है। चलिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका,
देखिए अध्यक्षात्मक शासन जो कि यूएसए में है, वहाँ देखिए राष्ट्रपति ही सब कुछ है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते, उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जबकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, संसद कंट्रोल करती है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। तो देखिए ब्रिटेन में जो संसद कर देगी उसे सुप्रीम कोर्ट या वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ नहीं कर सकती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकार या खास करके संवैधानिक मूल ढांचे को डिस्टर्ब करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा होती है। अगर वो डिस्टर्ब कर रही है तो उसको रद्द किया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी पावर्स हमारे देश में है न्यायपालिका को। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। चलिए ये देखिए भारतीय संविधान का मूल्य, यानी हमारा जो संविधान है उसका मूल्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या मूल्य है? तो स्वतंत्रता, यानी कि सभी नागरिकों को फ्रीडम मिलेगा, समानता मिलेगी, भाईचारा होना चाहिए, संप्रभुता, हमारे देश में किसी की कोई औकात नहीं इस बात पे कि हमारे आंतरिक मामलों में डिस्टर्ब करे। जैसे पहले क्या था, अंग्रेजों का शासन था, अब हमारा खुद का शासन है, तो संप्रभुता, सुवर्णिटी, भारत का संसद इस बात से सुवर्णिट ही है, संप्रभु है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई उसे दबाव नहीं बना सकता, चाहे अमेरिका या इंग्लैंड। समाजवादी होंगे, समाज में सब लोग को एक साथ लेके चलने वाले। पंथ निरपेक्ष होंगे, यानी धर्म को व्यक्तिगत रूप मानेंगे, सामाजिक रूप या देश के व्यवस्थाओं के रूप में नहीं मानेंगे। पंथ निरपेक्ष यानी आपकी धर्म की स्वतंत्रता व्यक्तिगत है, आप जो धर्म अपनाना चाहें आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ उसको अपना सकते हैं। लोकतांत्रिक यानी देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी जनता के कंट्रोल से ही रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कॉन्सियसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय क्या है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। चूंकि भैया जितने लोग संविधान को लिखने बैठे थे, जितनी समितियां बनी, उनमें 90% लोग वकील ही थे। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर सारे बैरिस्टर थे, वकील थे, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए संविधान की जो भाषा है वो आसानी से समझ हम आम लोगों को नहीं आता है, क्योंकि वो वकील साहब सबने लिखा है। थोड़ी आसान भाषा होनी चाहिए था ताकि आम लोगों की समझ हो, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी वियर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी पूरी तरह ना कठोर है, पूरी तरह ना लचीला है, बीच में है। अच्छी बात है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी वियर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, क्योंकि यहाँ पर राज्य और संघ दोनों का एक ही संविधान है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसने कहा? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। और जनता को पता ही नहीं है, एमएलए एमपी आते हैं तो जनता टूट पड़ती है, दंडवत प्रणाम करती है। मैं कहता हूं कि यदि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं तो जनता को प्रणाम करना चाहिए नेता को, लेकिन उल्टा हो रहा है। नेता 5 साल में एक ही बार जनता को प्रणाम करती है, फिर नेता सब प्रणाम करवाता है। जिस दिन आप पॉलिटिक्स की गहराई में जाएंगे तो हमारे देश में सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान से भी बड़ा जनता है, क्योंकि जनता के लिए संविधान है, संविधान के लिए जनता नहीं है। और जनता ने जिसे चुन के भेजा वही तो संविधान बनाया ना। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें जो प्रतिनिधि गए थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे ना। तो हमने चुन के भेजा कि जाओ भाई मेरे लिए अच्छा काम करना, और नहीं करोगे तो 5 साल बाद लात मार के हटा देंगे। तो हम लोग धीरे धीरे पॉलिटिकल ढांचे को नहीं समझ पा रहे, हम लोग किसी पार्टी के गुलाम हुए जा रहे हैं।
हमने मान के चलिए इस वर्ष, मैं ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने किसी ए पार्टी को वोट दिया, तो ए पार्टी अच्छा काम नहीं किया तो अगले पंचवर्षीय में बी पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, यदि आप ए पार्टी के साथ हैं तो ए पार्टी कुछ भी कर ले, आप ए पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। ये गलत हो रहा है। संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके इतर ये व्यवस्था चल रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमने 5 साल ए को मौका दिया, उसने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई तो हमने बी को मौका दिया, बी ने नहीं किया तो सी को मौका देंगे, फिर सी ने नहीं कर रहा तो फिर ए को मौका देंगे कि ये अपनी गलती से सुधारो भाई। लेकिन हमने क्या किया, हम लोग बट गए हैं, जनता बट गई है, आधी जनता उस ए पार्टी में, आधी जनता बी पार्टी में, आधी जनता सी पार्टी में। अब ए वाला कुछ भी करे तो ए पार्टी की जनता उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। भाई थोड़ी पॉलिटी पढ़िए, समझदारी बढ़ाइए और फिर बात करिए। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरा व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह बात कही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। क्या बात है, बात सही है। रूल आप कितना भी अच्छा बना दो, अगर रूल्स फॉलो करने वाले लोग नहीं है तो फिर रूल्स का क्या। अल्टीमेट ये रूल्स रेगुलेशन नियम हमारे लिए है, जनता के लिए, लोगों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए। और जब हम ही लोग इसकी अवहेलना करते हैं, जब मैं बुरा लगता है जब हम सड़क के सिग्नल्स पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि रोड को डिवाइड किया जाता है, एक डाउन लाइन एक अप लाइन, बीच में दीवार भी रहती है छोटी सी, फिर भी इधर से लोग रेलवे फाटक पे दोनों तरफ से आ जाते हैं। और आप देखेंगे जब रेलवे का सिग्नल्स फाटक खुलता है, जिसको गांव में ढाला कहते हैं, रेलवे ढाला, रेलवे पार, तो दोनों तरफ से लोग जाम करते हैं, उधर से भी दोनों तरफ से आते हैं और फिर 10-15 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहता है पटरियों पे। हमने क्या सीखा? रूल्स हमारे लिए थे, वो बीच में दीवार इसलिए बनाए गए थे ताकि बाएं से आने वाले लोग बाएं ट्रैक पे रहेंगे और उधर से आने वाले लोग इस दाएं ट्रैक से निकल जाएंगे, तो इधर से जाएंगे इधर से आएंगे। लेकिन हमने दोनों रास्ते ब्लॉक किए। हमसे अच्छे तो रेगिस्तान में जानवर चलते हैं। सड़क पे आप चलते हैं तो देखेंगे कि एक गाड़ी रुकी तो उसके पीछे वाला गाड़ी रुकी थी नहीं है, दाहिने से जाती है, और फिर उधर से जो गाड़ी आ रही थी दोनों सामने हो जाती है, फिर जाम लगता है। जो 2 मिनट में जा सकते थे तो 2 घंटे लग जाते। हमने ये सीखा है, हमने ये ऐसी देश बनाए। हम केला खाते हैं ऑटो में बैठ के और छिलका सड़क पर फेंकते हैं। हमें नहीं पता कि वो सड़क पे छिलका जाए तो किसी साइकिल वाले का, किसी का पैर फिसल सकता है, गाड़ी फिसल सकती है, किसी की मौत हो सकती है। इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब हैं। तो सिस्टम क्या है, ये भारत क्या है? हम ये करोड़ों लोगों से बना एक भारत है, और जब तक हम करोड़ों लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, भारत नहीं बदलेगा। बहरहाल वापस लौटते हैं टॉपिक पे। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर। संघात्मक यानी कि पूरी तरह से राज्यों के हाथ में नहीं दिया गया, ना ही पूरी तरह केंद्र के को दिया गया, बीच में डिस्टर्ब किया गया और साथ ही साथ दोनों को कनेक्ट किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन सुझाव तो दिया था लेकिन हुआ नहीं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, जैसे कि यूएसए में है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई संसदीय व्यवस्था है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात करी थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां स्पोक से? 24। और नीचे में एक लाइन हर पेज की तरह, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ये केस था, एक व्यक्ति थे SR बोम्मई जो उन्होंने भारत सरकार पे केस कर दिया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक संविधान है, न पूर्णतः एकात्मक है न पूर्णतः संघात्मक है, परिसंघात्मक है, यानी चारों तरफ से घूमता है। चलिए
आगे बात करते हैं और आज के इस लास्ट टॉपिक छठे का, फिर अगला एपिसोड आएगा। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपोर्टेंस सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल एक काफ़ी अच्छा सूची माना जाता है। क्या है इसमें, तो देखिए इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहा संघ सूची में वो सारे बात होंगे और उस पॉइंट्स होंगे जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होंगे और उस पर सारा कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची के मामले पर राज्य सरकार बनाएगी और संघ सूची में दोनों मिलकर बनाएगी। तो भारतीय संविधान, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम करके। कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, इसलिए तो लटका हुआ है क्योंकि इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो सिविल संहिता जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, अभी भारत के मात्र एक राज्य है गोवा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसके बाद कहीं नहीं लागू है। केंद्र सरकार कई बार बात भी करी है यूसीसी। जैसे देखिए भारत में दंड देने के लिए दंड संहिता है, चुनाव में आचार संहिता है, उसी तरह सिविल कार्य के लिए जैसे विवाह, जमीन हस्तांतरण, उत्तराधिकारी, ये सारे सिविल कोड है। तो सिविल कोड एक नहीं है, जैसे दंड संहिता एक है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपने किसी का मर्डर किया तो सेक्शन 302 भारतीय दंड संहिता के 302 के तहत आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपने 2 विवाह कर लिए, 3 विवाह कर लिए, तो आपको आईपीसी के तहत नहीं होगी, तब आपको हिंदू मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जाना पड़ेगा। तो ये जो सिविल मामले हैं उसमें हमारा अलग अलग है धर्म के अनुसार। तो ये गलत है। एक देश है, नागरिक वही है। जब देश के अंदर दंड देने के लिए, क्राइम के लिए एक सजा है, तो फिर सिविल मामले में भी एक सजा होनी चाहिए, सिविल मामले में भी एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को यूसीसी कहा गया, जो समवर्ती सूची का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए कब तक आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। देखिए जो समवर्ती सूची में होगा ना, उसका हालत खराब होगा, क्योंकि इस पे दोनों कानून बनाते हैं, तो वो सोचते हैं वो बनाएंगे, वो सोचे वो बनाएंगे। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, फिर समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। देखें राज्य सूची का विषय था तो ठीक था, राज्य अपनी जिम्मेदारी पर सब कुछ करते थे। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची का हिस्सा है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल है? समवर्ती सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों सूची को यहाँ पे एक स्लाइड किया गया है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है, ये संघ सूची है। इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, इस पे राज्य सरकार बनाएगी और इस पे दोनों बनाएगी, और दोनों के बीच टकराव हो जाएगा तो केंद्र सरकार का वैलिड रहता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। देखिए इसको याद मत करिए, आप समझ लीजिए कि जो चीजें ऑल ओवर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो केंद्र सूची में है। जैसे देखिए प्रतिरक्षा, तो भारत की रक्षा कभी देखें राज्य सरकार का बीएसएफ में कहीं कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, आर्मी में कोई राज्य सरकार का इन्वॉल्व नहीं है। विदेश मामले, नागरिकता, संचार, डाक तार, रेल, युद्ध शांति, सीमा, बीमा, शेयर बाजार, रेलवे, मुद्रा, ये सब भारत सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन लोक व्यवस्था, रेल, ग्रामीण पुलिस, स्थानीय शासन व्यवस्था, भूमि, लैंड, लोक स्वास्थ्य, है ना, बाजार, मेला, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शराब, है ना, ये सब छोटे स्तर के मामले हैं जो राज्य के अंदर आते हैं। और वैसी मामले जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे दंड प्रक्रिया, शिक्षा, वित्त, वन, आर्थिक व्यवस्था, विवाह, है ना, कारखाना, मजदूर, विद्युत, न्याय, संपत्ति, तो ये दोनों के साथ आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। चलिए
वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 है और संवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये याद रखिएगा, 98 है वर्तमान में केंद्र सरकार के कंट्रोल में, 59 विषय है राज्य सरकार के कंट्रोल में और 52 विषय है दोनों के कंट्रोल में। चलिए, तो ये था पॉलिटी का पहला लेक्चर दोस्त। पहला लेक्चर हमारा समाप्त होता है, पहला वीडियो समाप्त होता है। बस जल्द ही हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड, दूसरे वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर जरूर देखिए। ये किताब गागर में सागर है, इसे बिना देखे जाना आपके लिए बड़ा अपराध होगा। और इसके अलावा मैंने पहले कहा, मैंने इतिहास भी कराया है ना, हर विषय को मैं करा रहा हूँ, तो वीडियो सर्च ना करना पड़े इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारत का इतिहास पूरा करा दिया हूँ। तो ये किताब के बारे में कुछ भी कहना अपने आप में निरर्थक है, नेगेटिव देना, क्योंकि इतनी बेस्ट किताब है जीएस के लिए कि आपको 6 से 12 की सभी एनसीईआरटी पॉइंट्स की व्यू से ऑनलाइनर सारे कंटेंट को एक साथ रखती है। तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जीएस का सेक्शन कर रहे हैं, तो इसको एक बार जरूर देखिए। चलिए विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।